हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, मोल कंसेप्ट का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने मोल का मतलब समझ लिया था। हम बात कर रहे थे मोल की कैलकुलेशंस की, और मोल की कैलकुलेशन में हमने जो ग्राम कण जो शब्द है उसको अच्छे से समझ लिया था कि ग्राम के जस्ट आगे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी कण लिखा हुआ आए, जैसे ग्राम अणु लिखा हुआ है, ग्राम इलेक्ट्रॉन, ग्राम प्रोटॉन, ग्राम न्यूट्रॉन, ग्राम आयन, है ना, ग्राम परमाणु, इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब मोल ही होता है। ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो जरा कि चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है, कैलकुलेशन ऑफ मोल, कि मोल की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अलग अलग तरीके से मोल कैलकुलेट करने के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन आ सकता है अलग अलग तरीके से। तो आप ये समझो कि हमारे पास मोल में ही हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से ही अपनी बात स्टार्ट करेंगे, है ना। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, निम्न में ज्ञात कीजिए, निम्न में ज्ञात कीजिए। लास्ट क्लास को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक तरीके से। अभी जो इसको टॉपिक को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले मैंने कहा ना कि मोल की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले आपको इसी को समझना पड़ेगा, है ना। जैसे सबसे पहला आपको दे दिया 1.8 ग्राम H2O में इलेक्ट्रॉन, एक ये हो गया। एक आपको ये दे दिया कि भैया 1 मोल इलेक्ट्रॉन का भार मिलीग्राम में। एक आपको ये दे दिया 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, है ना। आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश याद करना है। एक आपको ये दे दिया कि जैसे ग्लूकोज के, है ना, 9 ग्राम में कुल हाइड्रोजन के परमाणु। हालांकि जो है ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं पिछली क्लास में, लेकिन भैया देखो इनको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपको दे दिया SO3 के 2.5 ग्राम अणुओं में इलेक्ट्रॉन, है ना। तो देखो ज़रा कि ये हमारे पास वापस से वो 3-4 सवाल है, इनको सॉल्व करके देखते हैं, है ना। और आप एक काम करना, वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करके बताओ कि कितना क्या रहता है। सबसे पहला है अपने पास, ध्यान से देखना, आपको दे रखा है 1.8 ग्राम H2O में इलेक्ट्रॉन। या देखो मैंने आपको बार बार कह रखा है, मैं वापस से कहूंगा कि हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी है, हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है वो हम केवल और केवल किससे करेंगे? केवल और केवल मोल से ही करेंगे। जो भी दे रखा है क्वेश्चन में, चाहे उसने जो भी पूछा है, हम तो इसको मोल में ही कन्वर्ट करेंगे। तो मोल देखो जरा कि 1.8 और ग्राम दे रखा है तो दिया गया भार बटे अणु भार, तो मोल आ गया 0.1। अब आपको 1.8 ग्राम H2O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रखी है, तो यार इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आप सबसे पहले अणु निकालो। अणु कितने आ गए? अणु निकालने का तरीका मोल इंटू क्या बताया था? N। तो ये हमारे पास क्या आ गए? अणु आ गए। अब आपको क्या पूछा? इलेक्ट्रॉन पूछे, तो इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा भैया? एक अणु में इलेक्ट्रॉन, है ना, एक H2O अणु में इलेक्ट्रॉन। तो एक H2O अणु में इलेक्ट्रॉन देखो जरा कितने हैं? एक H2O अणु में इलेक्ट्रॉन होंगे भैया, देखो हाइड्रोजन में कितने हो गए? 2। एक हाइड्रोजन में 1 तो 2 में 2। ऑक्सीजन में कितने हो गए? 8। तो एक अणु में इलेक्ट्रॉन है कितने? 10। तो भैया अब हमारे पास अणुओं की संख्या कितनी है? 0.1 Na। तो 0.1 Na में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो यहां से मैं बात करूंगा भैया जी टोटल इलेक्ट्रॉन, तो इसको गुणा कर दो 0.1 Na इंटू कितना आ जाएगा? 10। तो आंसर इज Na। आंसर वापस से कितना आ गया? Na ही आ गया। ये सबसे पहले का आंसर है। दूसरा देखो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ग्राम में भार या मिलीग्राम में भार। अब ये ध्यान से समझना आप, है ना, कि भैया मुझे बताओ 1 इलेक्ट्रॉन का भार, 1 इलेक्ट्रॉन का भार। तो यार 1 इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9.1 गुणा 10⁻31 kg। ये 1 इलेक्ट्रॉन का भार है, ये तो केजी में भार है। फिर देखो कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन का ग्राम में भार निकाले, तो इसको 1000 से गुणा कर दो, तो ये आ गया 10⁻28 ग्राम। ये 1 इलेक्ट्रॉन का ग्राम में भार आ गया। मिलीग्राम में भार निकाल ले, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मिलीग्राम में भार निकालूंगा 9.1 गुणा 10⁻25, और ये क्या आ गया? मिलीग्राम। देखो जरा 1 इलेक्ट्रॉन का मिलीग्राम में भार आ गया, है ना। ये तो आ गया केजी में, ये आ गया ग्राम में, और ये क्या आ गया? मिलीग्राम में भार आ गया 1 इलेक्ट्रॉन का। ठीक, फिर इसके बाद में आपको पूछ रहा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, और हमें पता है कि यार 1 मोल में मतलब 1 मोल का मतलब कितने कण हो गए? 1 मोल का मतलब कणों की संख्या हो गई Na। तो मैं बोलूंगा कि भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन का भार। तो यार देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के भार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 9.1
गुणा 10 की घात माइनस 25, ये मिलीग्राम हो गया ना, गुणा, अब इसको गुणा कर दो कितने से, 6.02 गुणा 10 की घात कितने से, 23 से, ये कैंसिल हो जाएगा। तो भैया ये हमारे पास आएगा कितना, 55 गुणा 10 की घात माइनस 2 मिलीग्राम, है ना। और ये आपको देखो डायरेक्टली याद भी रखना है, डायरेक्टली ध्यान में भी रखना है। क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है ये कि भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मिलीग्राम में भार, तो वास्तव में ये जो है ना वो हमारे पास हो जाएगा कितना, ये हमारे पास हो जाएगा भैया जी 55 मिलीग्राम, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख दूंगा 0.55 मिलीग्राम, 55 नहीं 0.55 मिलीग्राम, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का भार है। अगला क्वेश्चन देखो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो वही बात सेम क्वेश्चन है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है भैया जी, हमें पता है -1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। ये शायद हो सकता है मैंने आपको पहले करवा दी हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा देख लो। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, तो मुझे बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, -1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुणा Na, यानी कि 6 गुणा 10 की घात 23 से इसको गुणा कर दो और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा -96500 कूलाम, है ना। एग्जैक्टली नहीं आएगा, है ना, आपको जो है वो जैसे मिल सकता है माइनस का 96,470 कूलाम, तो इसको नियर बाई करके हम 96,500 लिख देते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 96,500 कूलाम है, इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 फैराडे बोलते हैं। तो 1 फैराडे की कूलाम में वैल्यू कितनी होती है, 96,400 कूलाम होता है, 96,500 कूलाम होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, ग्लूकोज के 9 ग्राम में कुल हाइड्रोजन के परमाणु, तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। देखो जरा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम सारी बातें मोल से करेंगे। दिया गया भार बटे कितना आ जाएगा अपने पास, अणु भार, तो 1/20 मोल आ गए। अब आपको पूछा कुल हाइड्रोजन के परमाणु, तो एक काम करो, अणु निकालो, तो अणु हमारे पास आ जाएंगे भैया जी Na/20, ये आ गए अणुओं की संख्या। अब केवल हाइड्रोजन के परमाणु पूछे, तो केवल हाइड्रोजन के परमाणुओं के लिए, है ना, हाइड्रोजन के परमाणु, तो भैया मैंने आपको तरीका बताया था क्या, मोल तो कितने आ गए, 1/20, है ना, गुणा Na, है ना, ये क्या आ गए, मोल गुणा Na, ये हो गए अणु, ठीक। फिर इसके बाद में आपको हाइड्रोजन के परमाणु पूछे, तो हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी है, हाइड्रोजन C6H12O6, यही होता है ना ग्लूकोज, है ना, तो C6H12O6, तो 12 से इसको क्या कर दो, गुणा कर दो, तो आंसर है 0.6 Na, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। फिर अगला देखो जरा, आपको क्या पूछ रहा है, अगला जो क्वेश्चन था वो ये था कि भैया SO3 के 2.5 ग्राम अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो पहला काम वही हमारा तो क्या है, मोल निकालना, है ना। तो मोल की संख्या देखो, 2.5 ग्राम अणु दे रखे है ना, तो ग्राम अणु का मतलब क्या होता है, मोल ही होता है ग्राम अणु, तो 2.5 ग्राम अणु का मतलब हो गया मोल, और मोल आगे 2.5, तो भैया एक काम करते हैं, अणु ज्ञात करते हैं। अणु का मतलब हो गया 2.5 Na, क्योंकि 1 मोल में कितने होते हैं, Na, तो 2.5 पे हो जाएगा 2.5 Na। फिर इसके बाद में अणु के बाद में आपको तो इलेक्ट्रॉन, तो मुझे बताओ एक SO2 के अणु में इलेक्ट्रॉन, तो एक SO2 के अणु में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भैया, SO3 था शायद, देख लेते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं, है ना, SO3 ही था। तो एक SO3 में इलेक्ट्रॉन देखो कि जो सल्फर है ना, सल्फर में इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास कितने होते हैं, 16, सल्फर में कितने हो गए 16, एक ऑक्सीजन में कितने हो गए 8, तो 3 में कितने हो गए 24, तो 16 और 24 हमें जोड़ने तो कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, तो एक अणु में इलेक्ट्रॉन हो गए 40, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे 40 गुणा भैया 2.5, और ये क्या आ गया Na, यही क्या है आंसर है। तो इस तरीके से जो है आपको मोल की कैलकुलेशन करनी है भैया, बहुत ही आसान सा, बहुत ही सीधा सा काम है। अब देखना थोड़ा सा इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन जो है वो आपको इसी तरीके के मिले कि भाई ये ज्ञात करो वो ज्ञात करो, क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग भी हो सकता है, क्वेश्चन कई अलग अलग तरीकों से पूछे जा सकते हैं, है ना। जैसे आप देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि भाई आपको ये बोला है कि एक पात्र में CO2 के, ठीक है, ये दे दिया आपको जैसे 6 गुणा 10 की घात 22 अणु उपस्थित है, या इसको जो मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, एक पात्र में CO2 का 67.2 लीटर STP पर उपस्थित है, ठीक है। फिर आपको बोल दिया कि यदि पात्र में से CO2 के
ठीक है, पात्र में से CO2 के फिर आपको बोल दिया 3 × 10⁻23 अणु हटा दिए जाए तो शेष बचे अणुओं का ग्राम में भार ज्ञात कीजिए। तो शेष बचे अणुओं का ग्राम में भार ज्ञात कीजिए, है ना। कि भैया जैसे इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया कि शेष बचे अणुओं का ग्राम में भार ज्ञात कीजिए, तो बहुत ही सिंपल सा काम है। मैंने कहा ना आपको कि आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा है, चाहे आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछा है, हम तो हमारी सारी कैलकुलेशन किससे करेंगे, मोल से ही करेंगे। तो यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा कि भैया कंडीशन ऐसी है कि आपको पहले 67.2 लीटर दिया हुआ है। तो एक काम करता हूं मैं, एन इनिशियल निकाल लेता हूं कि प्रारंभ में पात्र में कितने मोल थे। 67.2 डिवाइड करूंगा किससे, 22.4 से, ये कितना आएगा 3 मोल। कि यार पहले पात्र में CO2 के कितने मोल थे, 3 मोल थे। अब क्या कर दिया इसने, इसमें कुछ हटा दिया है, तो CO2 के 3 × 10⁻³ अणु हटा दिए। तो मैं बोलूंगा एन या फिर CO2 के हटाए गए मोल, है ना। तो CO2 के पात्र से हटाए गए मोल, पात्र से हटाए गए मोल। तो भैया CO2 के पात्र से हटाए गए मोल कितने हैं, तो इसने कहा है कि 3 × 10⁻23 अणु हटा दिए। तो दी गई अणुओं की संख्या डिवाइड बाई Na, 6 × 10⁻23 कितने मोल हटा दिए भैया जी, 0.5 मोल पात्र से इसने हटा दिए। अब आगे क्या पूछा, 0.5 हटा दिए, तो मुझे बताओ एन शेष कितने मोल बच गए। तो भैया पहले थे 3, हटा दिए कितने, 0.5, तो बच गए कितने, 2.5, बोले तो 5/2। इतने मोल जो है पात्र में शेष बच गए। अब आपको क्या पूछा है, इतने मोल का पात्र में जो है वो एक तरीके से ग्राम में भार। तो भार निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, भार बराबर होता है मोल इंटू अणुभार। अणुभार CO2 का कितना होता है भैया, 44 होता है। तो ये हमारे पास आ गया 5 × 22, बोले तो 110 ग्राम। ये लो जी, है ना। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी आ सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी आ सकती है। फिर और देखो इसी पर प्रैक्टिस करनी है हमें, कोई अलग काम नहीं करना। मोल वाला जो टॉपिक है या मोल की जो कैलकुलेशंस है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखना इसी के जैसा। ये मैंने बोला कि भैया पेंसिल, जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास, पेंसिल द्वारा बनाए गए एक बिंदु का द्रव्यमान, ठीक है। ये आपको दे दिया जैसे 1.2 मिलीग्राम है ना। तो बिंदु में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बिंदु में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है। अब यार देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने कहा ना कुछ भी हो सकती है। कि आप इसको समझो जरा कि पेंसिल है अपने पास और पेंसिल से जो है वो एक कोई बिंदु लगा दिया हमने, है ना। ये लगा दिया डॉट, और इस डॉट का भार दे रखा आपको कितना, 1.2 मिलीग्राम। अब मुझे ये बताओ कि यार पेंसिल का मतलब किसके परमाणु है। पेंसिल जो होती है अपनी, तो पेंसिल का मतलब क्या होता है, कार्बन ही तो है, ग्रेफाइट ही तो होता है। तो पेंसिल का मतलब है कार्बन। तो पहले मोल निकाल लेंगे हम। मोल निकालने का तरीका वही दिया गया भार, और भार ग्राम में होना चाहिए, ये मिलीग्राम में है। तो 1.2 × 10⁻³ डिवाइड बाय परमाणु भार कार्बन का कितना, 12, और ये इसको सॉल्व करो आ जाएगा 10⁻⁴। तो परमाणु हमारे पास कितने आएंगे, परमाणु निकालने का तरीका होता है भैया जी मोल गुणा Na गुणा परमाणुकता। तो कार्बन की परमाणुकता एक ही होती है, तो ये आंसर है 10⁻⁴ Na। ये हमारे पास क्या आ गए, परमाणु आ गए। भैया जी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। इसी क्वेश्चन की जो है एक और लैंग्वेज लिखाते हैं, थोड़ा सा जो है वो देखो, आपको क्वेश्चन करवाने का पर्पज यही है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो कि लैंग्वेज में कुछ नहीं रखा है, आपको तो कंसेप्ट को पकड़ना है ना। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है ना, बहुत ही आसान सा काम है कि एक पति ने अपनी पत्नी को, ठीक है। अब देखो जरा कि एक पति ने अपनी पत्नी को उपहार में 20 कैरेट हीरे की
अंगूठी दी। ठीक है, ये तो मौज ही हो जाएगी, 20 कैरेट हीरे की अंगूठी है ना। तो एक पति ने अपनी पत्नी को उपहार में 20 कैरेट हीरे की अंगूठी दी। यदि आपको ये दे रखा 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम है, तो बताइए पति ने पत्नी को उपहार के रूप में कितने परमाणु दिए? कितने परमाणु दिए? अब देखो जी, ये समस्या है कि कितने परमाणु दिए, हमें तो ये बताना है कि उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में कितने परमाणु दिए। तो बहुत ही आसान सा काम, देखो जरा कि लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है ना, हमें तो कंसेप्ट को समझना है। और मुझे बताओ हीरा क्या है? हीरे में कौन सा तत्व होता है? कार्बन ही होता है। हीरा क्या है? कार्बन ही तो है, और क्या है? कोई अलग चीज थोड़ी ना है। तो यार हीरे में कार्बन है, तो आप देखो कि आपको कार्बन दिया, मतलब हीरे के रूप में उसने क्या दिया है? कार्बन ही तो दिया है। देखो कितने मजे की बात है ना। हीरा भी कार्बन है, कोयला भी कार्बन है, लेकिन मजाल है कि हीरे की जगह कोयला पकड़ा दो, है ना। तो ये आपको पता है, मेरे को पता है, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, इसलिए, है ना। तो मजाल थोड़ी ना है कि हीरे की जगह कोयला गिफ्ट कर दे, है ना। सोचो जरा क्या सीन होगा वो जब हीरे की जगह कोयला गिफ्ट करे, तो सामने से जो क्या क्या आपको मिल सकता है। ये तो पक्का है, जो चीज हीरा गिफ्ट करने पर मिलेगी वो तो नहीं मिलेगा, है ना। देखो जरा, तो मोल आ गया हमारे पास। मोल कैसे भैया? दिया गया भार, देखो 20 कैरेट है, 1 कैरेट में कितना? 200 मिलीग्राम। मिली का मतलब 10 की घात -3, है ना। तो ये तो टोटल भार, और हीरे का मतलब क्या? कार्बन दिया गया भार बटे परमाणु भार। तो ये तो सारा सब कुछ कैंसिल हो गया, तो मोल की संख्या आ गई 1/3। तो परमाणु अभी मैंने बताया था, परमाणु निकालने का तरीका, मोल गुणा Na गुणा परमाणुकता। परमाणुकता कितनी है? 1, तो आंसर है कितना? Na/3। ये हमारे पास क्या है? परमाणु की संख्या है। बोला ना यार कि भाई क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, लैंग्वेज क्वेश्चन की कुछ भी हो सकती है। एक और देखो जरा, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम यहीं पर, है ना। कि जैसे आपको ये बोल दिया कि पुलिस ने एक चोर से 1.97 kg सोना 1.9 kg सोना पकड़ा। ठीक है, तो बताइए, है ना, तो बताइए पुलिस ने, ठीक है, सोने के रूप में चोर से कितने परमाणु पकड़े? कितने परमाणु पकड़े? ठीक है, तो भैया सोने के रूप में कितने परमाणु पकड़े? सोने का परमाणु भार आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक वेट ऑफ। सोने का परमाणु सिंबल होता है, मतलब एटॉमिक सिंबल होता है Au, तो ये होता है भैया 197 U। यू बोल दो, या फिर ग्राम पर मोल भी आप बोल सकते हो। अगर ग्राम परमाणु भार की बात करें तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप देखो जरा कि सिंपल सा काम है कि आपको तो क्या चाहिए? मोल चाहिए। तो मोल निकालने के लिए एक तो भार है आपके पास 160, मतलब कितना? 1.97 kg, और दूसरा परमाणु भार भी है। तो सीधा सा काम, मोल निकाल लो कि दिया गया भार, है ना, ये कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, डिवाइड बाय नीचे कितना आएगा? 197। तो मोल की संख्या जो है वो यहाँ पर कितनी आ गई भैया जी? ये कैंसिल हो जाएगा। मोल की संख्या आ गई हमारे पास कितने? 10। ठीक है, तो मोलों की संख्या आ गई कितनी? 10 मोल आ गए। और 10 मोल अगर है तो वही बात, परमाणु कितने आ जाएंगे? परमाणु आ जाएंगे 10 Na, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन में लैंग्वेज जो है ना वो कुछ भी हो सकती है। लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई आपको जो लैंग्वेज क्या दे रखी है क्या नहीं दे रखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो अपन उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, तो ये तो है एक कुछ जनरल क्वेश्चंस है, जनरल कॉमन क्वेश्चंस है। और भी देखो जरा और क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना। थोड़े से क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि जैसे आपको ये बोला है कि यदि x के एक परमाणु का भार, अब थोड़े से अलग क्वेश्चन देख रहे हैं ना, परमाणु का भार ये आपको दे दिया भैया 6.66 गुणा 10 की घात 23 है या ग्राम है। तो x के
40 केजी में ग्राम परमाणुओं, तो x के 40 केजी में ग्राम परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कंडीशन ऐसी है कि भैया आपको क्या करना है, 40 केजी में ग्राम परमाणु की संख्या ज्ञात करती है x के 40 केजी में। तो बहुत ही सिंपल सा काम है, आसान सा काम है। देखना ज़रा कि x के 40 केजी में आपको ग्राम परमाणु निकालने हैं ना। एक परमाणु का भार आपको दे रखा है, एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार कितना है भैया, ये है 6.66 गुणा 10⁻23 ग्राम, ये एक परमाणु का भार है। और 40 केजी में आपको ग्राम परमाणु बताने हैं। अब ग्राम परमाणु का मतलब क्या होता है, मोल ही होता है। तो 40 केजी में मोल निकालने के लिए भार दिया गया भार बटे परमाणु भार, मुझे परमाणु भार चाहिए। और परमाणु भार आपको पता है एक मोल का भार होता है, एक मोल में परमाणु की संख्या होती है Na। तो कहने का मतलब आपको तो Na परमाणुओं का भार चाहिए, एक परमाणु का भार ये है। तो मैं काम करता हूं Na परमाणुओं का भार। तो यार Na परमाणु का भार अगर मैं निकालूंगा तो ये आएगा 6.66 गुणा 10⁻23 गुणा Na कितना आ जाएगा, ये है भैया 6.02 गुणा 10⁻23। इसको सॉल्व करो, इनको गुणा करोगे तो ये आएगा अप्रोक्स 40 ग्राम। और भैया Na परमाणु का भार ही क्या होता है, परमाणु भार। तो मेरे पास x का क्या आ गया है, परमाणु भार आ गया है। और परमाणु भार अगर आ गया तो अब मैं मोल निकाल लेता हूं, क्योंकि आपको मोल ही पूछे 40 केजी में ग्राम परमाणु। तो दिया गया भार 40 और ये 1000 डिवाइड बाय नीचे कितना है 40, ये कैंसिल हुआ। कितने ग्राम परमाणु आएंगे, 1000 ग्राम परमाणु आएंगे। और यही अपना क्या है, आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। और देखो ज़रा कि हमें तो क्वेश्चन से मतलब है कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें इस पर करने हैं। देखो ज़रा और देखते हैं कि जैसे आपको जो है वो एक क्वेश्चन ये दे दिया, यदि एक गैस के 1 ग्राम का एसटीपी पर आयतन, ठीक है, 1 ग्राम का एसटीपी पर आयतन ये आपको दे दिया, जैसे 2 लीटर है, तो गैस के 50 ग्राम में ग्राम अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ग्राम अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो भैया कि केवल और केवल मोल में जो है ना प्रैक्टिस ही है। इस तरह के जितने ज़्यादा सवाल आप करोगे, आपके मॉड्यूल में, आपके पास कोई भी मॉड्यूल होगा, किसी भी कोचिंग का होगा, तो उसमें जो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप मोल पर अटेम्प्ट करोगे ना, आपका टॉपिक उतना ही शार्प होगा, आपकी चीज़ें डाउट उतने ही ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो ज़रा कि आपको क्या करना है। ठीक है, हम तो आंसर देखना है। देखो जी, सिंपल सा काम है। आपको ये दे रखा है कि यार गैस के 1 ग्राम का एसटीपी पर आयतन कितना है, 2 लीटर है। ठीक है, एसटीपी पर आयतन कितना, 2 लीटर। तो एक काम करते हैं, हम तो अणुभार निकाल लेते हैं, क्योंकि इसने देखो क्या पूछा, 50 ग्राम में ग्राम अणुओं की संख्या, और ग्राम अणुओं का मतलब क्या हो गया, मोल। तो 50 ग्राम में आपको तो क्या पूछा है, मोलों की संख्या पूछी है। और मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए भैया, भार दिया है, दिया गया भार बटे अणुभार। मुझे अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा। अब उसने जो 2 लीटर का भार 1 ग्राम दिया है, ऐसे बोल दो, चाहे 1 ग्राम का आयतन 2 लीटर दिया है, दोनों बातें सिमिलर है, आप कैसे भी इसको बोल सकते हो। तो यहां पर मैं ये बोलूंगा कि यार 2 लीटर है ना गैस का भार, ये कितना है, ये है भैया जी 1 ग्राम। ठीक है, तो मुझे बताओ 1 लीटर गैस का भार, 1 लीटर गैस का भार ये निकल के आ जाएगा कितना, 1/2 ग्राम। ये 1 लीटर गैस का भार आ गया। और भाई अणुभार कितने लीटर गैस का भार होता है, अणुभार का मतलब 1 मोल का भार। और किसी भी गैस के 1 मोल का एसटीपी पर आयतन आपको पता है 22.4 होता है। तो एक काम करता हूं, यहां से 22.4 लीटर गैस का भार निकाल लेता हूं। तो 22.4 लीटर गैस का भार आ जाएगा अपने पास 1/2 गुणा 22.4, तो ये आ गया 11.2 लीटर, सॉरी 11.2 ग्राम। ये हमारे पास उस गैस का क्या आ गया, भार आ गया। ठीक है, और भैया 22.4 लीटर का जो भार होता है वही क्या है, वही अणुभार है। तो उस गैस का अणुभार आ गया कितना, 11.2।
ये हमारे पास गैस का क्या है, अणुभार है। तो मोल निकालने का तरीका, मोल बराबर दिया गया भार कितना 50 डिवाइड बाई 11.2, ये आ गए मोल। और यही क्या है आपको पूछा है, यही क्या है आंसर है, क्योंकि उसने पूछा ना ग्राम अणुओं की संख्या, और ग्राम अणुओं का मतलब क्या होता है, मोल। तो यही आंसर है, सिंपल सा काम, कोई मुश्किल काम नहीं है। और देखो जरा और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। धीरे धीरे जो है वो हम क्वेश्चंस आगे बढ़ा रहे हैं, और इस पर जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, देखो आपको क्या करना है, सेम क्वेश्चन मैं जैसे ही क्वेश्चन लिख पाऊँ आप उसको नोट करो, वीडियो पॉज करो और पहले खुद ट्राई किया करो, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जैसे आपको ये दिया है कि ए तथा बी दो तत्व आपस में मिलकर दो अलग अलग यौगिक, ठीक है, एक तो बना लिया भैया जी A2B3 तथा A3B2 बनाते हैं, ठीक है। देखो मैं एक चीज बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ना, और आपको बहुत जगह इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। हो सकता है आपके माइनर में, आपके टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाए, हो सकता है आपके मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन जो है कई जगह आपको मिलेगा, इसी पैटर्न का, इसी सिमिलरिटी का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप देखो जरा कि ए तथा बी दो तत्व आपस में मिलकर दो अलग अलग यौगिक A2B3 तथा A3B2 बनाते हैं। फिर आपको बोल दिया कि यदि A2B3 के 0.1 मोल का भार, है ना, A2B3 के 0.1 मोल का भार आपको दे दिया 15 ग्राम है, 15 ग्राम है, तथा A3B2 के ये आपको दे दिया 6 गुणा 10 की घात 21, ठीक है, अणुओं का भार ये दे दिया भैया 1.2 ग्राम है, ठीक है। तो A तथा B के परमाणु भार ज्ञात कीजिए, परमाणु भार ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, A और B के परमाणु भार की गणना करनी है कि यार A और B का परमाणु भार कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा सीधा सा काम है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा जरा कि आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा पहले। अगर क्वेश्चन समझना चाहते हो तो कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, और कंसेप्ट ये है, देखो परमाणु भार पूछा है ना आपको, और A2B3 A3B2 दो अपने पास अलग अलग। कंसेप्ट ये है इसका, जैसे मान लो यार कि CO2 है, ठीक है। अब CO2 का अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे, तो CO2 का अणुभार ज्ञात करने के लिए कार्बन का परमाणु भार कितना 12, कार्बन के परमाणु की संख्या इसमें कितनी है 1, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना 16, ऑक्सीजन के परमाणु की कितने हैं 2 है। तो ये हमारे पास जो इसको टोटल करोगे तो आ जाएगा परमाणु भार कितना 44। क्लियर है बात। तो ऐसे ही अगर A और B का परमाणु भार ज्ञात करना है तो आपको ऐसे ही दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि दो अननोन चीजें हो गई। A का परमाणु भार भी नहीं पता है, B का परमाणु भार भी नहीं पता है, तो दो अननोन चीजें हैं। तो दो अननोन चीजें हैं तो आपको दो इक्वेशन पहले बनानी पड़ेगी, ठीक है। और ले पूरा हिल गया ये तो, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो दो इक्वेशन जो है वो पहले हमें बनानी पड़ेगी, और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या करना है भैया जी, A और B की वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखिएगा जरा, तो इस क्वेश्चन को समझो, है ना। बात ऐसी है, आपको A2B3 के भैया जी A2B3 के 0.1 मोल का भार, 1 मोल का भार, है ना, ये आपको दे रखा है कितना 15 ग्राम। अब मैंने आपको क्या कहा कि यार आपको दो इक्वेशन बनानी है, अणु भार के साथ बनानी है। तो मैं एक काम करता हूं, 0.1 मोल का भार आपको दे रखा है कितना 15 ग्राम, तो आप 1 मोल का भार निकाल लो। तो भैया मैं बोलूंगा A2B3 के 1 मोल का भार, 1 मोल का भार ये हमारे पास आ जाएगा कितना 150 ग्राम, और 1 मोल का भार ही क्या होता है, अणुभार होता है। तो हमारे पास A2B3 का अणुभार आ गया कितना, आ गया 150 ग्राम आ गया। ये तो हुई एक बात। फिर दूसरा पॉइंट कि भाई आपको जो है वो क्या करना है, अब एक इक्वेशन बनानी है। मान लो A का परमाणु भार A है और B का कितना है B, तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी भैया जी 2A प्लस 3B इज इक्वल टू कितना 150। इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर क्या 1।
क्लियर बात। अब सेम टू सेम काम हम किसके लिए कर लेते हैं, A3B2 के लिए कर लेते हैं। तो यहां पर मैं बोलूंगा देखो जरा कि A3B2 के आपको क्वेश्चन में दे रखा है 6 × 10⁻21 अणु, और भैया इसका मतलब मोल कितने हो गए, मोल निकाल लेता हूं 6 × 10⁻21 डिवाइड बाय 6 × 10 कितना 23, तो मोल हमारे पास आ गए 0.01 मोल, है ना, का भार। तो ये भार आपको दे रखा है कितना है 1.2 ग्राम। तो हमें तो क्या चाहिए, 1 मोल का भार चाहिए, क्योंकि 1 मोल का भार ही क्या होता है, अणु भार होता है। तो यहां पर मैं बोलूंगा भैया A3B2 के 1 मोल का भार। तो 1 मोल का भार जो है ना वो हमारे पास हो जाएगा 1.2 डिवाइड बाय 0.01 120 ग्राम। ठीक है, ये 1 मोल का भार आ गया। 1 मोल का भार ही क्या है, अणु भार। तो ये इसका अणु भार आ गया। अब वही बात कि भाई A का अणु भार A है, तो इक्वेशन क्या बनेगी यहां से 3A + 2B इज इक्वल टू 120। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब भैया देखो 2 अननोन चीजें हो गई अपने पास, और 2 ही अपने पास क्या है भैया, इक्वेशन है। तो इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, A और B आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इनको सॉल्व करके A और B का मान आराम से ज्ञात किया जा सकता है। और इसके लिए मैं काम कर रहा हूं, पहली इक्वेशन को 3 से गुणा कर रहा हूं। तो पहली इक्वेशन को 3 से गुणा करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 6A, देखिएगा जरा, इक्वेशन को 3 से गुणा करूंगा तो 6A प्लस कितना 9B इक्वल टू कितना आ जाएगा 450। और दूसरी इक्वेशन को मैं 2 से गुणा कर रहा हूं, तो इसको 2 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा 6A + 4B इक्वल टू कितना 240। और अब इन दोनों को माइनस कर दो, तो माइनस 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 किया, 6A क्या हुआ कैंसिल, तो ये आया कितना 5B इक्वल टू ये आ जाएगा 210। चेक करो जरा, इतना ही आएगा क्या, 210 ही आएगा क्या, ऐसा ही होगा। तो भैया यहाँ से B निकालो आप, B का तो आ जाएगा कितना 42। चेक कर लो जरा, 42 ही आएगा क्या, है ना, 4 × 5 = 20, क्या एक बिल्कुल 42 से आएगा। तो B का परमाणु भार तो आ गया 42। और किसी भी एक इक्वेशन में चाहे आप 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो, अगर मान लो 2 में वैल्यू रख दी तो A की वैल्यू जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो इसमें जो है ना B की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा देखो जरा 3A + 42 है ना, तो यहाँ पर कितना 84 इक्वल टू कितना आ जाएगा 120। क्लियर है बात। तो यहाँ से जो है वो 3A इक्वल टू 120 माइनस कितना आ जाएगा 84। तो 16 16 और 10 कितना हो गया 26, 26 और 10 36। तो A की वैल्यू आ जाएगी कितनी 12। ये लो जी, दोनों के दोनों आ गए, है ना। तो कंसेप्ट एक ही है, ध्यान रखना कंसेप्ट क्या है कि भैया 1 मोल का भार होता है अणु भार, या अणु भार के बराबर भार में 1 मोल, है ना, दोनों बातें एक ही है। ऐसे ही 1 मोल का भार होता है परमाणु भार, ठीक है ना, ये है। और देखो जरा कि और जो है वो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। हम एक क्वेश्चन इस पर और लेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर और लेना है, इसी के जैसा जो है वो क्वेश्चन हम लेंगे, है ना। और देखिएगा जैसे क्वेश्चन ये है कि एक त्रिपरमाण्विक, ठीक है, गैस के 0.1 मोल का भार 10 ग्राम है। तो गैस के एक परमाणु का भार ज्ञात कीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ना, ये सारे के सारे मोल के बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इन्हीं बेसिक क्वेश्चंस पर पहले आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो देखो ज़रा क्वेश्चन है अपने पास और इसको हमें सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसान सा काम, त्रिपरमाण्विक गैस है। पहली बात तो परमाणुकता उसकी कितनी है 3 है, और परमाणुकता 3 है तो मान लो कोई भी गैस है X3 गैस है, मान लो कोई, है ना। तो परमाणुकता कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, तो गैस हमने मान ली, अज्यूम कर लिया कि गैस कौन सी है X3 गैस है। फिर देखो गैस के 0.1 मोल का भार आपको दे रखा है कितना है 10 ग्राम। तो मैं बोलूंगा 0.1 मोल का भार, ये कितना आ गया, ये 10 ग्राम आ गया। वही बात, हम तो 1 मोल का भार ज्ञात कर लेते हैं। तो 1 मोल का भार,
1 मोल का भार। भैया जी ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 0.1 बराबर कितना, 100 ग्राम। तो गैस के 1 मोल का भार आ गया 100 ग्राम, और 1 मोल का मतलब क्या होता है, अणु भार। तो गैस का ये क्या है, अणु भार, है ना। अणु भार का मतलब कितने अणु हो गए, Na। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि गैस के Na अणुओं का भार, Na अणुओं का, है ना, गैस के 1 मोल का भार है, ये गैस के Na अणुओं का भार। तो भैया गैस के अन्य अणुओं का भार आ गया कितना, 100 ग्राम, क्योंकि आपको पता है कि अणु भार के बराबर भार में 1 मोल, और 1 मोल में अणु कितने, Na। तो हमारे पास X3 के ऐसे ही अन्य अणुओं का भार कितना है, 100 ग्राम है। मुझे बताओ अगर अणुओं की संख्या Na है तो परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, कि भाई एक अणु में 3 परमाणु है, तो परमाणुओं की संख्या कितनी, 3 Na। तो मैं ऐसा ही बोलूंगा, सेम टू सेम लाइन, है ना, गैस के 3 Na परमाणुओं का भार, 3 Na परमाणुओं का भार। तो गैस के 3 Na परमाणुओं का भार कितना है, 100 ग्राम है। तो मुझे बताओ कि गैस के एक परमाणु का भार, हमें तो एक परमाणु का भार निकालना है, तो गैस के एक परमाणु का भार, तो गैस के एक परमाणु का भार आ जाएगा कितना, 100 डिवाइड बाय 3 Na। और यही हमारा क्या है, आंसर है, यही आंसर है। आपको तो एक परमाणु का भार तो पूछा था, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ये है भैया मोल की छोटी मोटी बेसिक सी कैलकुलेशन, है ना। जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कोशिश करिए कि भाई आपको सारी पॉसिबिलिटीज मैं यहाँ पर बता दूं, कोशिश करिए कि हर तरीके का सवाल मैं यहाँ पर करवा दूं। अब थोड़ा सा टॉपिक हम आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा जरा, अगला जो पॉइंट है ना अपने पास वो है आदर्श गैस समीकरण, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास वो है आदर्श गैस समीकरण। वैसे तो आदर्श गैस समीकरण के बारे में आप सबको पता है, लेकिन फिर भी जो है वो हमें यहाँ पर उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिएगा, आदर्श गैस समीकरण, ठीक है। और सबको पता है भैया आइडियल गैस इक्वेशन, पहले तो हमारे पास जो है वो गैसियस स्टेट नाम का एक टॉपिक था, गैसियस स्टेट नाम का एक चैप्टर था। तो हम गैसियस स्टेट में आइडियल गैस इक्वेशन कहाँ से आई, कैसे बनी, गैसियस लॉज क्या है ना। आइडियल गैस ही नहीं, हम रियल गैस के बारे में पढ़ते थे, रियल गैस क्या है, रियल गैस इक्वेशन क्या है, उसके बारे में कैलकुलेशंस कैसी होती है, सारी चीज़ें हम पढ़ते थे। लेकिन अभी जो है वो हमें केवल आइडियल गैस इक्वेशन पढ़नी है, और केवल डायरेक्टली याद रखना है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV = nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है। और कौन सी चीज़ यहाँ पर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। P जो है ना वो क्या है भैया, प्रेशर ऑफ गैस, है ना, गैस का दाब है। V जो है वो गैस का आयतन, या गैस द्वारा घेरा गया आयतन। अब देखो कई बार जो है ना वो आपको गैस का आयतन नहीं देता, आपको पात्र का आयतन देता है। तो मैं एक चीज बता देता हूँ, गैस की एक नेचर होती है कि जितना भी अवेलेबल वॉल्यूम है गैस से वो सारा का सारा क्या कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। जितना भी अवेलेबल वॉल्यूम है गैस सारा ग्रहण कर लेती है ना। तो पात्र में मान लो जो है वो अगर पात्र पूरा 100 लीटर का पात्र है, 100 का 100 पूरा अवेलेबल है, तो 100 लीटर ही गैस का आयतन होगा। फिर हमारे पास n जो है वो हो जाएगा मोल की संख्या या मोलों की संख्या। और फिर इसके बाद में जो है वो अपने पास अगला है T। तो T जो है वो अपने पास हो जाएगा टेम्परेचर, है ना। लेकिन ये होना चाहिए किसमें, केल्विन में होना चाहिए। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही होगा। ध्यान रखना, हमारे पास पूरी फिजिकल में कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है, या पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं पर भी टेम्परेचर जो है वो हम डिग्री सेल्सियस में काम में नहीं लेते हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। फिर R जो है ना, R है गैस कांस्टेंट या गैस नियतांक, या इसको सार्वत्रिक गैस नियतांक भी बोल सकते हैं हम। अब यार देखो R की क्या वैल्यूज होती है, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, है ना। तो R की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं ये चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि R की जो वैल्यू है भैया जी, अलग अलग यूनिट सिस्टम में वैसे तो R की अलग अलग वैल्यूज होती है, लेकिन यहाँ हमें जो R की वैल्यू ध्यान में रखनी है ना, तो 3 वैल्यूज ध्यान में रखनी है। तो एक तो R की वैल्यू जो है वो आपको ध्यान में रखनी है भैया जी 1/12, या फिर बोल दो 0.0821 यूनिट ध्यान में रखोगे, लीटर, ATM, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। देखो जी, हम जब भी PV = nRT की बात करेंगे, हम जब भी आदर्श गैस समीकरण की बात करेंगे, तो प्रेशर आप रखोगे किसमें, ATM, और आयतन जो होगा वो किसमें रखोगे, लीटर में रखोगे। तो प्रेशर जब ATM में है, आयतन जब लीटर में है, तो भैया R की जो है वो लीटर एटमॉस्फेयर वाली वैल्यू ही आपको यहाँ पर रखनी है, ठीक है। तो R की कौन सी वैल्यू रखोगे, लीटर ATM वाली वैल्यू रखोगे, 0.0821 या 1/12।
फिर एक आर की वैल्यू दूसरी होती है 25/3 बोल दो, या फिर बोल दो 8.3, है ना, जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये आर की दूसरी वैल्यू। भैया कहीं पर भी आप पी वी इक्वल टू एनआरटी लगा रहे हो, कहीं पर भी आर की ये वैल्यू काम में नहीं लेनी है। फिर एक और आर की वैल्यू जो है वो होती है 2 कैलोरी मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ये आर की 3 वैल्यूज जो है वो हमें फिजिकल केमिस्ट्री में काम में लेनी होती है। हालांकि और भी बहुत सारी वैल्यूज होती है, लेकिन उनकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया काम में ही नहीं आएगी। और एक चीज कि पीवी बराबर एनआरटी तो हम जब भी लगाएंगे ना, तो आपको आर की वैल्यू 1/12 ही काम में लेनी है, आर की और कोई वैल्यू काम में नहीं आएगी। हाँ, कि क्वेश्चन में अगर ऊर्जा की बात कर रहा है, एनर्जी की बात कर रहा है ना, और क्वेश्चन में जो है वो ऊष्मा की बात कर रहा है, तो ऊर्जा ऊष्मा इन सब की बात करें तो आर की वैल्यू आपको काम में लेनी है 25/3, या फिर जो कितनी 2, है ना। तो ऊर्जा में जूल या फिर कैलोरी आता है, तो जहां ऊर्जा की बातें चलेगी वहां पर आर की वैल्यू हम जूल या फिर कैलोरी वाली काम में लेंगे। बाकी हर जगह पर आपको आर की कौन सी वैल्यूज काम में लेनी है, हर जगह पर आर को आपको जो है वो लीटर एटमॉस्फेयर वाली वैल्यू पीवी बराबर एनआरटी जब भी लगाएंगे तो हम आर की वैल्यू 1/12 ही काम में लेंगे। 0.0821 भी काम में ले सकते हो, लेकिन 1/12 से कैलकुलेशंस क्या रहेगी, आसान रहेगी। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई हो। तो ये है भैया एक बात। अब देखो कि क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन कैसे आएगा, हमें तो वो समझना है। तो मैं एक चीज बता देता हूं, जैसे आपने कहा कि यार किसी भी गैस के 1 मोल का एसटीपी पर आयतन कितना होता है, तो गैस के 1 मोल का एसटीपी पर आयतन हम बताते हैं कितना, 22.4 लीटर 1 मोल का आयतन, है ना। लेकिन ये केवल और केवल एसटीपी पर है, ध्यान रखना। अगर आपको क्वेश्चन में कंडीशन एसटीपी के अलावा, एसटीपी मैंने बताया था प्रेशर 1 एटीएम, है ना, और टेम्परेचर कितना 273, तो अगर इसके अलावा कोई टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन दे तो आपको हमेशा पीवी बराबर एनआरटी से ही सॉल्यूशन करना है, पीवी बराबर एनआरटी लगानी है। समझे बात को? इसलिए जो हो पीवी इक्वल टू एनआरटी की जरूरत है। जैसे क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि, है ना, कि आपको गैस दे दी C2H6 के 3 ग्राम का, है ना, 300 केल्विन ताप तथा 1.2 एटीएम दाब पर आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयतन ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही आसान सा काम है ना, सिंपल सा काम है। अब देखो कि सबसे पहला काम तो हमारा वही कि हम तो जब भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भैया पहला काम है मोल ज्ञात करना। तो मोल निकालने का तरीका दिया गया भार बट्टे अणुभार कितना है 30, तो मोल की संख्या आ गई 0.1 मोल आ गया। अब फिर देखो मोल के बाद में, अब यार हमें पता है कि 1 मोल का आयतन है 22.4, तो 0.1 मोल का आयतन कितना, 0.1 गुणा 22.4, तो 2.24 नहीं करना है, क्योंकि यहां पर कंडीशन एसटीपी की नहीं है। आपको जाना पड़ेगा पीवी बराबर एनआरटी के पास जाना पड़ेगा, और पीवी बराबर एनआरटी के पास गए तो प्रेशर तो कितना है भैया, इस बार 1.2 है। वॉल्यूम मुझे ज्ञात करना है, लीटर में आ जाएगा। एन की वैल्यू 0.1 है, आर की वैल्यू 1/12 रखने के लिए बोला है। टेम्परेचर कितना है 300, इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया कितना 25। तो वॉल्यूम जो है ना ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 1.2, तो अप्रॉक्स जो वॉल्यूम है ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 2 लीटर, है ना, अप्रोक्सली 2 लीटर के आसपास आएगा, है ना। तो इस तरीके से जो 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा, वैसे 2.1 के आसपास, लेकिन 2 लीटर अप्रोक्स आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन एनटीपी या एसटीपी के अलावा कुछ दे तो यही आपको अप्लाई करना है। जैसे आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, है ना, ठीक है। कई बार जो है ना यही से ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको गैस को आइडेंटिफाई करवा लेता है ना। जैसे गैस के आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपको ये दे दिया मैंने, है ना, कि एक गैस का 10 ग्राम, ठीक है, 1.5 एटीएम दाब तथा 400 केल्विन ताप पर, ठीक है, फिर आपको दे दिया कि 2.5 या 3 लीटर आयतन ताप पर 3 लीटर आयतन घेरता है, तो गैस के 100 ग्राम में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए।
देखो यार, आपको अगर अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है तो मुझे तो क्या चाहिए, मुझे मोल चाहिए। हमें क्या चाहिए, मोल चाहिए। और अगर मोल ज्ञात करने हैं तो भाई अणुभार चाहिए। तो पहले तो गैस का अणुभार निकालना पड़ेगा। तो गैस है पीवी बराबर एनआरटी। मैंने कहा ना कि गैस की कोई भी बात आए आप पीवी बराबर एनआरटी के पास चले जाना। अगर टेम्परेचर प्रेशर आपको एनटीपी एसटीपी के अलावा दे रखा है तो प्रेशर कितना है, प्रेशर है 1.5, आयतन कितना है 3, एन, तो दिया गया भार 10 ग्राम के बारे में डेटा दे रखा है ना, तो दिया गया भार बटे अणुभार। यहाँ 100 मत कर देना क्योंकि 100 ग्राम का डेटा नहीं है, ये डेटा जो है 10 ग्राम का दे रखा है। आर की वैल्यू 1/12 और टेम्परेचर कितना दे रखा है भैया जी 400 दे रखा है। तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3। तो अणुभार हमारे पास निकल के आ गया भैया 1000 और ये 3 गुणा 3/2 ऊपर जाएगा ना। 1.5 को 3/2 करके लिख दिया। इसको ऐसा ही रहने दो। अब आपको क्या पूछा है भैया, एक तरीके से 100 ग्राम में अणुओं की संख्या पूछी है। तो एक काम करते हैं 100 ग्राम में मोल निकाल लेते हैं। तो 100 ग्राम में मोल, तो 100 ग्राम में मोल निकालने का तरीका, दिया गया भार 100 डिवाइड बाय अणुभार कितना आया 100,000 और ऊपर जो है वो हमारे पास आएगा 3 गुणा 3। अब कर लो सॉल्व इसको, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और कुछ कैंसिल होता नजर नहीं आ रहा है। 9 27, तो 27 जो है वो कितना हो गया, 27 का आधा 13.5, तो 13.5 यानी कि 1.35। ये लो जी, 100 ग्राम में मोलों की संख्या आ गई कितनी, 1.35। इस तरीके से। अच्छा मोल आए, आपको तो अणु पूछे, तो अणुओं की संख्या, तो भैया अणु निकालने का तरीका क्या होता है, मोल गुणा Na। ये लो जी, यही क्या है, आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। एक और क्वेश्चन देखना, जैसे देखिएगा एक क्वेश्चन और लेते हैं हम यहीं पर, है ना। और क्वेश्चन जो है वो अपने पास, देखो मैंने कहा ना कि गैस को आइडेंटिफाई करवाने वाला क्वेश्चन जो कई बार पूछ लेता है। तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है कि एक गैस के 2.8 ग्राम का 2 atm दाब तथा 300 केल्विन ताप पर आयतन ये दे दिया 1.25 लीटर है, ठीक है। तो निम्न में से गैस को पहचानिए। तो आपको क्या करना है, इनमें से गैस को आइडेंटिफाई करना है। जैसे एक तो गैस दे दी आपको CO, दूसरी गैस दे दी CO2, तीसरी गैस दे दी आपको C2H4, चौथी गैस दे दी C2H6। एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो जी क्या करेंगे, अब गैस को आइडेंटिफाई करना है तो आप ये देख लो कि भाई गैस का अणुभार ज्ञात कर लो, और जिसका अणुभार जो वो यहाँ पर मैच करेगा वही अपना आंसर होगा। तो एक काम करते हैं, हम तो लगा देते हैं क्या, PV = nRT। तो PV = nRT लगाओ। प्रेशर कितना है भैया जी, प्रेशर जो है वो है 2 atm, आयतन दे रखा है 1.25 बराबर n का मान दिया गया, भार बटे अणुभार मुझे ज्ञात करना। R की वैल्यू आ गई 1/12, टेम्परेचर कितना आ गया 300 केल्विन आ गया ना। तो टेम्परेचर आपको दे रखा है 300 केल्विन, ये गया कितनी बार भैया जी 25 बार। तो m की वैल्यू देखो ज़रा ध्यान से, 2.8 गुणा 25 और 1.25 और ये कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, और 2.5 हुआ तो ये कितनी बार गया 10, यानी कि अणुभार कितना आ गया 28। तो जिसका अणुभार 28 है वो गैस संभव है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का कितना हो गया 12 और 16 28, ये हो सकता है। CO2 का 44 हो गया, C2H4 भी हो सकता है, C2H6 का 30 हो गया। ये दोनों गैसें हो सकती है ना। CO भी हो सकती है, C2H4 भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों पर ये चीज़ अप्लीकेबल है। तो भैया इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आएंगे। ये हमने मोल कंसेप्ट का बेसिक कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे डेंसिटी, है ना। और देखो डेंसिटी के बाद में भी मोल से रिलेटेड क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। धीरे धीरे जो टॉपिक को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। डेंसिटी है, डेंसिटी के बाद एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, परसेंटेज कंपोजिशन है ना। तो धीरे धीरे टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता है क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई, आपको अच्छा लगा, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन सारे दोस्तों के साथ जो अगले साल नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।